ये राजदीप गैंग को उसके माद में जाकर के विदेशी पत्रकार अब समझा रहे हैं कि तुम लोग भारत विरोधी एजेंडे में, नरेंद्र मोदी के नफरत में भारत विरोधी एजेंडे में कैसे हो। ये गैंग माहौल बनाता है कि हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं, सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता ही पत्रकारिता है। और इन सब चिरकुटों को पता है कि इन सब ने सत्ता के खिलाफ कितनी पत्रकारिता की है। जब ये देश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, जनता का आक्रोश था, तो इसी राजदीप को सोनिया गांधी का इंटरव्यू करने का मौका मिला था। आधे घंटे के इंटरव्यू में वो नीली दाल अच्छी लगती है या पीली दाल, इंदिरा गांधी ने उन्हें क्या सिखाया, वो चाउमीन खाती थी या पता नहीं क्या खाती थी। आधे घंटे के इंटरव्यू में राजदीप ने सिर्फ इतना पूछा। उस समय देश उग्र था भ्रष्टाचार के आंदोलन में। उसी समय में राजदीप के एक आका ने, शेखर गुप्ता ने सोनिया का इंटरव्यू लिया था, और वो भी बस नीली दाल पीली दाल अच्छा लगता है इसी पे घूमता रहा। आज राजदीप सरदेसाई को ऑस्ट्रेलिया से पत्रकारों ने उसी के चैनल पे जो निर्लज उसकी कुछ नग्न किया कि मोदी विरोध के नशे में तुम लोग देश विरोध की इजाजत तुम्हें मिल जाती है, वो भारत में ही तुम्हें मिल सकती है, इसके क्या मायने। मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर सलवाटोर का ये इंटरव्यू। देखिए, वो सिडनी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाजशास्त्री हैं, और खासकर चाइना और इधर एशिया के पर वो विशेष नज़र रखते हैं, और पूरी दुनिया में वो लेख लिखते हैं इस क्षेत्र को लेकर, यहाँ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को लेकर, तो वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और इसी से आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से उनको इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाया गया था, तो कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा तो वो आदमी नहीं था। और उसकी वजह यह थी कि इन्होंने करीब सितंबर में, शायद सितंबर में जो कुछ उन्होंने कहा, उस वही उस पर उन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया टुडे, वहाँ की जो मैगजीन है, वहाँ पे उन्होंने पूरा एक लेख लिखा था भारत पे, कि किस तरह से यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग झूठ फैलाता है और वो भारत की छवि को खराब करता है, वो मोदी विरोध में अंधा है। तो उसको मेरे ख्याल से उसको काउंटर करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए ही उनको बुलाया गया था, क्योंकि उस लेख की बड़ी चर्चा हुई थी। तो वो मनीष जी, कल था, वो शनिवार को डेमोनाइजिंग ए डेमोक्रेसी के नाम से वो सेशन था, और राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू ले रहा था उनका। तो बता दूं कि डॉक्टर सलवाटोर बाबूंस हैं, ये सिडनी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, और पत्रकार भी हैं समझिए, क्योंकि लिखते हैं पूरे दुनिया की प्रेस में, ये लेख लिखा करते हैं अलग अलग विषयों पे। तो कल मनीष जी, जब इन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एंटी इंडिया है भारत का बुद्धिजीवी वर्ग, और मोदी विरोध और भाजपा विरोध में वो देश को बदनाम करता है, वो देश को बदनाम करता है, भारत को बदनाम करता है। ये बहुत बड़ी, बहुत गंभीर टिप्पणी थी। राजदीप इस पर तिलमिला गया मनीष जी, राजदीप इस पर तिलमिला गया, कहने लगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि वो लोगों को भ्रमित करते हैं या आप भ्रमित हैं क्या। और इसने उदाहरण किसका दिया है राजदीप सरदेसाई ने, इसने कहा जैसे यहाँ सीए के खिलाफ उमर खालिद जैसे लोग अगर आवाज उठाते हैं, या 370 हटाए जाने पे कश्मीर में सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती के लोग आवाज उठाते हैं, उनको इस तरह से दबाना क्या आप ठीक समझते हैं। तब उन्होंने इसको बहुत बुरी तरीके से धोया। उन्होंने कहा कि ये आवाजें उठती हैं, तो ये कैसे उठती हैं, अगर यहाँ पे फांसीवाद होता, यहाँ पे बर्बरता होती, तो ये कैसे ये होती ही ना ये आवाजें। और उसके बाद फिर मोदी जी वो आ गए अपनी बात पे। वो उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो ग्लोबल मीडिया के लोग, कहा कि ग्लोबल मीडिया बड़ी गलत छवि प्रस्तुत करता है, तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल मीडिया को हिंदुस्तान के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, और कोई स्रोत भी नहीं है उनके पास। यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जैसी बातें लिखता है, पढ़ता है, वो उसी से अपना फीडबैक लेते हैं। उसका उसका उन्होंने सबसे बढ़िया उदाहरण दिया कि ग्लोबल रैंकिंग जैसे अभी आई थी, हंगर इंडेक्स, जिस पे खूब नाचे थे खैराती। उन्होंने कहा कि आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान ऐसा देश जो जिसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, जिसको अमेरिकन राष्ट्रपति कह रहा है कि ये दुनिया के लिए खतरा है, ये देश सबसे खतरनाक देश है, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं, बाढ़ से तबाह हुआ जा रहा है, खाने का वहाँ अनाज की कमी, अनाज के संकट से गुजर रहा है। उस पाकिस्तान को ग्लोबल उसमें रैंकिंग में 99 स्थान दिया जाता है, और भारत को 107। ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाइना में हांगकांग, हांगकांग में प्रेस फ्रीडम में हांगकांग को भारत से बेहतर बताया जाता है, क्या जहाँ पे उन्होंने वहाँ के चाइना के अखबारों के नाम लिए,
कि जहाँ पे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ऐसा यहाँ एक भी उदाहरण नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो राजदीप सरदेसाई कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब वो भारत विरोधी है, मोदी विरोधी है? उसने कहा वो दोनों है, बहुत खुलकर बोले, कहने वो दोनों है, कहने वो भारत विरोधी भी है, मोदी विरोधी भी है, और मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मैं पूरे समूह के लिए कह रहा हूँ, पूरे गुट के लिए कह रहा हूँ कि एक गुट ये काम करता है। फिर उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल सर्वे होता है, कहने उसको करता कौन है? कहने सर्वे पे कभी रैंकिंग नहीं होती, कहने या तो विदेशी छात्र या यहाँ पे जो वही बुद्धिजीवी हैं जो अपना एक एजेंडा चलाते हैं, उनके उनसे लगे हुए लोग, कुछ एनजीओ और कुछ मानवाधिकार संगठन, ये मिलकर एक सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर देते हैं और उस पर भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम की जाती है। बहुत बुरी तरीके से धोया मनीष जी। और सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सल्वाडोर बाबोंस ने जो कहा, उसका एक उदाहरण मैं बता देता हूँ, तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने कतई गलत नहीं कहा कि ये कैसे गलत छवि बिगाड़ते हैं और उसमें मीडिया कैसे उनका हाथ में हाथ मिलाए रहती है। मनीष जी, दो चेहरे जो लोग देखते रहे होंगे, बड़े पॉपुलर हैं मोदी विरोध के मीडिया में। एक है प्रोफेसर अरुण कुमार, जिसके सफेद दाग है चेहरे पे, बुड्ढा है वो। इंडिया एनडीटीवी का तो वो परमानेंट, मतलब एक तरह से हाँ हाँ। स्टाफर ही है वो, स्टाफर ही है। और एक और है जो द वायर में भी है, मेरे ख्याल से उसका वो आप तो कुछ है मेंबर मेंबर, एम के वेणु। एम के वेणु। एम के वेणु जो वो 2 BHK के फ्लैट वाली की सिफारिश कर रहा था नीरा राडिया से, खूब उस पर ट्विटर पे है। तो इन इन दोनों का दर्शकों को बता दूं, उससे आप समझ जाइएगा कि डॉक्टर सल्वाटोर बाबोंस ने जो कहा वो 100% सत्य कहा। मनीष जी, जब नोटबंदी लगी तो वो प्रोफेसर अरुण कुमार आया, कई चैनलों पे नाचा वो, और आते ही उसने कहा कि देश तो तबाह हो गया। उसने कहा नोटबंदी तबाह हो गई और अब भी समय है कि नरेंद्र मोदी इसको वापस ले लें और 500 और 1000 के जो नोट बंद किए गए हैं उनको तुरंत फिर से लागू चालू कर दें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इतनी तबाह हो गई है देश की अर्थव्यवस्था कि इसको इससे इस झटके से उभरने में 2 साल लगेंगे। 2 साल लगेंगे। मैं भी सुन रहा था उसको। और उसके बाद मनीष जी 2018 में यही अरुण कुमार ये बता रहा था कि नोटबंदी का तत्काल कोई असर थोड़ी होना था, नोटबंदी का असर तो 2 साल बाद होना था। तो अब जो है देश की अर्थव्यवस्था बहुत तबाह हो रही है, इसलिए ये नोटबंदी का प्रभाव है। अपनी ही बात पे ये इस तरह से झूठ फैलाते हैं। और एम के वेणु का उससे ज्यादा गजब का है कि जिस समय वो लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे नरेंद्र मोदी आते ही साथ, 2015 में लाए थे शायद, भूमि अधिग्रहण बिल, तब ये एम के वेणु उन दिनों तो बड़ा चहेता चेहरा था। तो ये नाचा था सारे चैनलों पे, और हर जगह एक ही बात ये कह रहा था कि जमीन जो होती है किसान की माँ होती है, और उसकी जमीन कैसे आप ले सकते हैं? भले आप पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी माँ की तरह होती है जमीन, उसको आप कैसे ले सकते हैं? ये बात ये 2015 में कह रहा था। और 2016 में जब नोटबंदी लगी तो ये फिर नाचा सारे चैनलों पे और ये क्या कह रहा था मनीष जी कि बताइए, नोटबंदी लगा दी प्रधानमंत्री ने, और अब तो जो है पैसा नहीं रह गया, बिल्डर्स के पास पैसा नहीं रह गया, कारपोरेट जगत के पास नहीं हो गया पैसा। तो अब बताइए किसानों की जमीन कौन खरीदेगा? वो बेचारे अपनी जमीन अब किसको बेचें? उनके पास तो अब संकट आ गया किसानों के लिए। तो जिस किसान को 3 साल पहले बता रहे थे कि ये जमीन उसकी माँ होती है, वो कैसे किसी को बेच सकता है, और नोटबंदी के बाद ये बता रहे थे कि वो किसान बेचारा अपनी जमीन किसको बेचे। तो वो जो डॉक्टर सल्वाटोर ने कहा वो बिल्कुल सत्य था मनीष। और इनको आईना एक ऑस्ट्रेलियन ने आके यहाँ पे दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। कोई, मैं दर्शक से कहूंगा कि आप देखिएगा, इनकी तो वेबसाइट पे पढ़ा होगा कि एक एक चीज पे उन्होंने धोया है। हम लोग लगातार इस बात को कहते थे कि कैसे, जैसे आज मुझे लगता है कि उस ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने जिस तरह से नग्न किया। अक्सर हम कहते थे कि भारत के बाहर पत्रकार का मतलब है राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, प्रणय राय, और ये सब जो भारत की छवि बनाते हैं वही भारत की छवि दुनिया में बनती है। और ये सब पिछले कई सालों से जो भारत विरोध के नफ, क्योंकि भारत के पत्रकार का मतलब ही बाहर की दुनिया में राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, प्रणय राय, एम के वेणु, इसी ढंग के गैंग के सिद्धार्थ वरदराजन, ये कुछ हद तक यही गैंग है। और ये भारत के खिलाफ जो नफरत, ये जो जेम्स राय के चेले बताते हैं कि इंटरनेशनल फलाना एनजीओ में छपा भारत के बारे में, दरअसल ये वहां यहां से माल सप्लाई करते हैं और फिर वहां से तैयार होकर के माल आता है, कच्चा माल को जो
फ्राई करके भेजते हैं। उसके बाद मतलब अपने ही एजेंडे को ये जेम्स राय के चेला गैंग, ये एंटी नेशनल जो मीडिया है यहाँ का, अपने ही कच्चे माल को बाहर फ्राई करने की भेजता है और फिर उसके बाद यहाँ ला करके परोस देता है कि भारत जो है दुनिया में सबसे गरीब देशों में है, भारत का जो के लोकतंत्र का ये स्टैंडर्ड है, भारत में मीडिया सुरक्षित नहीं है। ये षड्यंत्र, ये पाप करते हैं। मुझे लगता है आज उसी के मंच पे आकर उसे नंगा किया गया। लेकिन राजदीप जैसे लोगों को सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में एनआरआईज ने ऑन कैमरे से लात जूता किया था, ये पूरा कोट वोट खेल खोल करके पत्रकार भूल करके अपने आप को कोई पहलवान समझ लिया। तो ये समझ में आता है कि मेरा संपादक जो कहता था कि पत्रकारिता में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, तो ये सब डिग्री वाले तो हैं। एक बड़े क्रिकेटर का बेटा था, एक बड़े बाप की बेटी से शादी कर लिया तो दूरदर्शन के डायरेक्टर, तो ये पत्रकार बन गया। आज ये लोग ऐसे ऐसे लोग ही हैं कि जैसे कि जेम्स राय जो है अक्सर ऐसे ऐसे कई वो लिखा हुआ है उन्होंने। मुझे लगता है कि मैंने जो पत्रकारिता का काला अध्याय लिखा उसमें मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो जिन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के साथ वो किताब लिखी है, उसमें कहा कि बड़े सुब्रमण्यम स्वामी भी अक्सर कहते थे कि प्रणय राय अनपढ़ जो फेल्योर बड़े बाप के बेटे हैं उनको पत्रकार बना दिया। जो बड़े बड़े ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, नेताओं के बच्चे जो अनपढ़ थे, जो मक्कार थे, जो किसी लायक नहीं थे, वो सब बन गए। और आज के डेट में ऐसे ही मूर्ख टाइप के लोग जो हैं वो बड़े बड़े मंच पर बैठ करके भारतीय पत्रकारिता के प्रतीक बन गए। मुझे लगता है कि आज जो नग्न किया गया है उसी खेल को है जो अरविंद केजरीवाल को छापता है उसके शिक्षा मंत्री को कि वो दुनिया का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री है। जो शराब माफिया है वो दुनिया का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री हो गया और उसके लिए फिर भारत रत्न की मांग की जाती है। जैसे राजदीप सर जैसे जेम्स राय के चेले को मिल गया वो मैग्सेसे अवार्ड, जैसे केजरीवाल को मिल गया। तो कैसे इन अवार्डों का खेल होता है, मुझे लगता है वो फर्क भी आज, वो चरित्र भी बिल्कुल इन सबका साफ होकर आ गया है। हाँ मरीज ये मैंने निकाल लिया, बिल्कुल बता रहा हूँ शब्दशः उन्होंने कहा क्या। तो बेबुनस ने कहा कि भारत को फांसीवादी दर्शाने के पीछे ग्लोबल मीडिया का हाथ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मीडिया और दुनिया के पास भारत के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश विरोधी है। यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं यह वर्ग की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। यह बुद्धिजीवी वर्ग मोदी विरोधी भी है और भारतीय जनता पार्टी का भी विरोधी है। भारत की छवि को फांसीवादी दिखाने के पीछे ग्लोबल मीडिया का हाथ है। उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को जो चीजें प्रभावित करती हैं वह सही जानकारी का अभाव है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र है। भारत ने उपनिवेशवाद के दौर से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर खुद को साबित किया है। ये वो विदेशी कह रहा है जो जिसका उल्टा ये जहर यहाँ पे फैलाते हैं। बिल्कुल सर। और मुझे रैंकिंग के बारे में मनीष जी सुनिए। रैंकिंग से उन्होंने कहा कि इन रैंकिंग्स को गलत तरीके से तैयार किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। अब सवाल यह है कि ऐसे सर्वे में कौन लोग शामिल हैं। ये सर्वे किन लोगों पर किए जाते हैं। इनमें बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े लोग, विदेश और भारत के छात्र, एनजीओ और मानवाधिकार संगठन से जुड़े लोग होते हैं। इन रैंकिंग्स में भारत को गलत आंका जाता है। तो ये वो आदमी वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ये आंकड़े जुटा रहा है और यहाँ के जो खैराती हैं जो रात दिन ये ढोल बजाया करते हैं उनके मुंह पे जूते की तरह है ये। और मनीष जी सबसे खास बात जो सांप्रदायिकता का ये नाम लेते हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत में सांप्रदायिक हिंसा की खूब बातें सुनी है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, लेकिन रवांडा और बुरुंडी जैसे अफ्रीकी देशों में उससे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। लेकिन हिंसा की इन घटनाओं को लेकर पूरी दुनिया में यूपी का नाम उछाला जाता है। बिहार में ठीक वही हालात हैं जो कांगो में है। सवाल यह है कि भारत की एक छवि गढ़ दी गई है जो खतरनाक बात है। ये मतलब ये पूरी तरह छवि से खोल के रख दिया है। हम और आप हाँ, जो बात सालों से कह रहे थे, इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने वही बात कह दी है। कहते हैं ना कि हम और आप कहें तो बहुत मायने लगते, लेकिन उसी चीज को निकाल महात्मा गांधी ने कहा तो फर्क पड़ता है। जो सालों से हम लोग कह रहे थे वही बात इस मंच के माध्यम से मैंने दर्जनों बार कहा। जब मनीष सिसोदिया का नाम न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आया तब भी हम लोगों ने कहा कैसे साजिश होती है। और मुझे लगता है जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो पिछले 3 साल से समझ रहे होंगे। इसी चीज को हमने समझाने की कोशिश की अपने किताब पत्रकारिता के काला अध्याय में ही कि कैसे ये भारत के खैराती पत्रकार इन सबने षड्यंत्र सारों से भारत के खिलाफ, और इस सब को खैरात मिलता है। और इसीलिए मैं इन्हें पिस्सू कहता हूं। पिस्सुओं का एक चरित्र होता है कि वो चाहे आपके शरीर में होगा, आपका खून चूसेगा, हमारे, उसे बस पिस्सुओं को कोई
उसका कोई नैतिक कैरेक्टर नहीं होता। पिस्सू सिर्फ खैरात पर जीते हैं और इसीलिए निर्लज्जों को हम लोग खैराती कहते हैं। तो आज भारत के खैराती पत्रकार, खैराती बुद्धिजीवियों को उन्हीं के माद में जाकर जो नग्न किया गया है, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को उसे इस विश्लेषण के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जी मनीष जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाला भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट, बाढ़ और चिकित्सा मुद्दों से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के अनुसार वह दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, लेकिन अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में वो भारत से ऊपर 99वें स्थान पर है। यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है? लेकिन ये आपको याद करिए, दर्शक भी याद करें, क्योंकि अभी महीना भर पहले की बात है, हमारे यहाँ खैराती, खासकर दिल्ली के खैराती नाचने लगे थे कि देखिए ये तो पाकिस्तान से भी बुरी हालत है भारत की, श्रीलंका से भी बुरी हालत है, नेपाल से भी बुरी हालत है। ये सवाल उन्होंने नहीं पूछा, जो ऑस्ट्रेलिया से आके उस प्रोफेसर ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान से भी बुरी हालत भारत की हो सकती है। लेकिन इन्होंने ये उसको लेके उड़ गए थे। हालांकि 3 दिन में इनकी धज्जियां उड़ गई थी, लेकिन ये पता तो ये तथ्य बताता है कि प्रोफेसर बबोन्स ने जो कहा कि ये देश का बुद्धिजीवी जो है एक वर्ग, वो देश मोदी विरोध और भाजपा विरोध में देश विरोधी हो चुका है। देश का विरोध करने पे उसे कोई हिचक नहीं है। और यही बात मनीष जी आपने सही कही कि यही बात हम लोग पिछले 3-4 साल से, बल्कि जब 2014 के बाद से लगातार कह रहे हैं। उस बात पर आज कल डॉक्टर बबोन्स ने जो कुछ कहा उसने मोहर लगा दी। ये हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब ये ड्रामा जो आया था उस पर एक महीना पहले हमने और आपने लगातार 2 शो किए थे, जब कि टेलीविजन इस चीज को छुपाने की कोशिश की थी और हम लोगों ने उसके नकेल कसे थे। आज इन सबको नग्न किया गया। मुझे लगता है इन सबको बार बार, इन खैरातियों को और इन निर्लज्जों को बताया जाना चाहिए कि इनकी पत्रकारिता कैसी पत्रकारिता रही है। और जब ये चिरकुटों की टीम ये कहती है, मुझे भी मेरे कई दोस्त कहते हैं कि मनीष, आप लोग कभी मोदी के बारे में ये नहीं कहते कि मोदी ने ये गलत किया है। दरअसल यही खेल होता है। और ये बात मुझे मेरे राष्ट्रवादी साथी कहते हैं, ये बात मेरे संघ कोट के स्वयंसेवक कहते हैं, संघ के प्रचारक कहते हैं। मेरा संघ से तो कभी कोई जीवन में वास्ता नहीं रहा है, लेकिन मेरे वो साथी कहते हैं, तो ये समझ में आता है कि कैसे उन सबको बरगलाया जाता है। ये वामपंथी एजेंडा, कभी तो सत्ता का विरोध होना चाहिए, मतलब विरोध के लिए विरोध होना चाहिए। यदि सही काम हो रहा है तो क्यों विरोध करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये परसेप्शन गढ़ते हैं ये कि सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता होनी चाहिए। क्यों? जब सत्ता के खिलाफ जो पाप चल रहा था तुमने कभी पत्रकारिता वो की? इसीलिए बताना चाहिए ये षड्यंत्र है, और इसी षड्यंत्र को समझना है कि आपको कैसे फंसाने की कोशिश की जाती है इन जिहादियों और खैरातियों के द्वारा। और हमें लगता है वो जो मनीष जी आपने एक दिन कहा था कि कुछ खास विभागों का हम लोग अलग से सीरीज करेंगे 4-5, तब इन लोगों को जवाब मिलेगा कि मोदी का विरोध हम क्यों नहीं करते हैं। क्यों नहीं, तब वो जवाब ये बताना, क्योंकि मेरे एक साथी ने, मेरे बचपन के एक मित्र ने, कल रात मेरा उसके यहाँ डिनर था, तो उसने मुझे कहा कि मैं रेगुलर शो देखता हूं तुम्हारा, चूंकि वो बचपन का दोस्त है। तो हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि क्यों मोदी से हमारा और आपका कोई वास्ता नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पर, जैसे देखिए अभी मुकेश जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता लोगों को आपका एक एक वीडियो देखना चाहिए, उनकी तार्किक शक्ति बढ़ जाएगी। ये मुकेश जी ने सलाह दिया है, इन मुकेश जी की सलाह पर यदि वो अमल करें तो अच्छी बात है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हमारी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने नेशन से लेना देना है। और हमारे देश के हित में जो अच्छा कर रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। हमें न किसी पार्टी से मतलब है, न किसी व्यक्ति से मतलब है, न नरेंद्र मोदी से मतलब है, न योगी आदित्यनाथ जी से मतलब है। हमें उस व्यक्ति से मतलब है जो हमें लगता है कि हमारे नेशन के लिए अच्छा कर रहा है, हमें उससे मतलब है। इसीलिए हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, ना इनके आर्थिक सहयोग से किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है, और ना इनके किसी चीज से कि हम कहीं जाते हैं। लेकिन हमारा मतलब, हम ना किसी इनके तरह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह। इसीलिए यदि प्रवक्ता हुए देखते हैं तो उन्हें फायदा यदि हो तो बहुत अच्छी बात है। मुकेश जी की सलाह को यदि माने, सतीश जी की बात यदि वो सुने, तो हो सकता है टीवी चैनलों पे जो ज्ञान देने में उन्हें कोई फायदा हो सके। और हमने कहा कि आपने एक वायदा किया फिर से कि हम ये कोशिश ये क्यों नहीं करते हैं, ये बताने का हम एक प्रयास करेंगे। हमारे कई साथी कह रहे सतीश जी खेल पर एक सीरीज कर रहे थे, उसे आपने रोक क्यों दिया? तो हमें बताना चाहेंगे, जब हम सतीश जी खेल पर सीरीज कर रहे थे, सतीश जी अपने के ज्ञान से फायदा हो, तो व्यूअर्स बहुत कम था, एकदम ना के बराबर। तो मुझे लगता है कि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं
वो यदि अब वो इसको नहीं देख पाते हैं, इतने महत्वपूर्ण चीज को आप लोग यदि इसे ज्यादा संख्या में शेयर नहीं करेंगे तो हमें उस चीज को चलाना मुश्किल होगा। सतीश जी का खास करके खेल एक बहुत पसंदीदा चीज है और उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिया। हाँ, आप लोग की रुचि नहीं नजर आई इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और चूंकि हाँ। उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं तब आपके लिए निचोड़ करके कुछ लेकर आ पाते हैं। तो ये इसमें श्रम लगता है और हमारी पूरी पूंजी, हम पूरी एनर्जी इसमें लगाते हैं, इसीलिए चूंकि आप लोगों ने उसमें और मुझे ये नहीं लगा कि चलो इसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा नेशनल हित नहीं है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है कि खेल के माध्यम से कैसे आपके देश को क्षति पहुंचाई गई थी। सर, आज उपचुनाव के भी रिजल्ट आए हैं और ये उपचुनाव के रिजल्ट भी भारत के खैरातियों, खलिहर खैरातियों, इन सबके पूरे चरित्र का दोहन कर दिया। ये बता दिया कि ये जो बताते हैं एक सर्वे की 2024 तक तो बदल जाएगा, ये ममता बनर्जी, ये लालू यादव, ये फलाना, ये ढेमका, सब लोग मिल करके मोदी को पस्त कर देंगे। आज सर मुझे लगता है कि इस चिरकुट राजदीप का एक और ट्वीट था जो मुझे लगता है कि हमें आपको दिखाना चाहिए। इस उपचुनाव के साथ ये देखिए, ये राजदीप लिख रहा है, एन इंटरेस्टिंग बाई इलेक्शन रिजल्ट इज फ्रॉम बिहार गोपालगंज। अब ये बता रहा है कि गोपालगंज में जो बीजेपी की जीत हुई है वो इसलिए हो गई कि AIMIM खड़ी हो गई पार्टी, लेकिन ये नहीं बताते कि बीजेपी के खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू, अलग अलग विचारधाराओं के ये लोग एकजुट होकर के लड़ाई। देखिए, ये इसे कहते हैं परसेप्शन पत्रकारिता का एक षड्यंत्रपूर्ण खेल। 12,000 AIM ले आया, इसके लिए कह रहा, लेकिन ये मूल चीज छुपा रहा है कि बीजेपी अकेली थी बिहार में अभिमन्यु की तरह, और ये पूरा गैंग जो जिस लालू यादव के विरोध में नीतीश कुमार की पूरी राजनीति रही है वो नीतीश उसके साथ था, जिस कांग्रेस के खिलाफ लालू यादव की राजनीति रही है वो लालू यादव और कांग्रेस एक साथ है। इसे कहते हैं कैसे आपके लिए परसेप्शन गढ़ा जाता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि आप इन षड्यंत्रकारियों को समझिए, ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। ये राजदीप सरदेसाई का ट्वीट है और मुझे लगा कि आपको मैं दिखाऊं कि कह रहा है कि बीजेपी का विनिंग जो है वो जस्ट 1800 का अंतर है बीजेपी की जीत का, लेकिन 20,000 जो है AIM और BSP मिल करके 20,000। देखिए ये कैसे ये लोग पत्रकारिता करते रहे हैं और ये खुद को मानते रहे हैं पत्रकार हैं। अब इसीलिए ये जो आपको आज मुझे लगता है, अच्छा आप लोग ये देख नहीं पा रहे थे, सॉरी, मैं जरा दिखाऊं इसे फिर से, चूंकि शायद मुझे लगता है स्क्रीन पे नहीं आया हुआ था। ये उपचुनाव के परिणाम है और ये राजदीप का ट्वीट है जिसे मैं ओरली बता रहा था। ये राजदीप कह रहा है कि 70,000 वोट मिले बीजेपी को, 68,259 कांग्रेस आरजेडी को, AIMIM को 12,000 और BSP को 8,000। और ये अपने पत्रकारिता समझा रहा है कि 8,000 प्लस 12,000 जोड़ के 20,000 समथिंग हो गया और 2,000 का अंतर तो है। तो यदि AIM और BSP यदि नहीं खड़ी होती, इसका कहना ये है, ये नहीं होता खड़ा, ये नहीं होता तो फिर मोदी हार जाता। इन चिरकुटों को, इन राक्षसी, इन पता नहीं इनके लिए क्या शब्द किया जाए, कैसी पत्रकारिता है कि ये नहीं बताते कि जिसका पूरा पॉलिटिकल एजेंडा, जिस नीतीश की पूरी राजनीति आरजेडी के खिलाफ रही, लालू के खिलाफ रही, जिस लालू की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही, वो सब मिले हुए थे और बीजेपी अकेली थी। तो कैसे समझाना है किसी चीज को, ये खेल है। लेकिन उपचुनाव का परिणाम आया सर, आपको क्या लगता है ये 2024 के लिए क्या संकेत है, और इन खैरातियों के लिए, इन कुतर्कियों के लिए, इन कालनेमियों के लिए इसके क्या मायने हैं? मनी जी, पहले 2 लाइनें राजदीप को समर्पित कर दूं कि वो उसकी बड़ी पीड़ा है, वो छटपटाहट है। वो बेचारा केवल यही नहीं कह पा रहा कि सारा विपक्ष यानी कांग्रेस का विरोध वाले जितने नेता वो सब मर जाएं और तो कोई बचे ना इस देश में, तो खाली कांग्रेस चुनाव लड़े, वो सारी सीटों पे जीत जाए। बस वो यही नहीं कह पा रहा, बाकी सब कुछ कहता है।